हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में पढ़ेंगे या फिर आइडियल गैस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने यहाँ पे परफेक्ट गैस या आइडियल गैस बोला तो परफेक्ट गैस या आइडियल गैस की जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या जीरो होगी। और उसके बाद माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम किसी भी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर आइडियल गैस लेके चलेंगे और उस सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी हम पता करेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये हमने एक माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का एक सिस्टम मान लिया जिसके अंदर हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लिए। ये हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये जो पार्टिकल हमने यहाँ पे एज्यूम किए हैं, इन पार्टिकल ने v वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। v वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो एक पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, y डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और z डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकता है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, v है। अब v वॉल्यूम होने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल के हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मींस एक पार्टिकल 3 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। तो हमारे पास एक पार्टिकल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं। तो n पार्टिकल के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, n पार्टिकल के लिए हमारे पास हो जाएंगे 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू 3n। f क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम माना, उसके v वॉल्यूम माना, n नंबर ऑफ पार्टिकल मान लिया, जो पार्टिकल है उसका मास हमने क्या मान लिया, m मास मान लिया हमने यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल फॉर ए परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। हमने एक माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल माना और उसके अंदर हमने परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेट देयर बी n पॉइंट पार्टिकल ऑफ ए परफेक्ट गैस ईच ऑफ मास m है। और इस सिस्टम के अंदर हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स माने हैं और एक पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, m है और कॉन्फाइंड इन ए वॉल्यूम v। और ये जो पार्टिकल है वो किसके अंदर कॉन्फाइन हो रखे हैं, v वॉल्यूम के अंदर कॉन्फाइन हो रखे हैं। और v वॉल्यूम को हमने बता दिया यहाँ पे कि क्या मतलब होगा। उसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी क्या मान लिया हमने, E हमने इसका टोटल एनर्जी मान लिया। अब इसके अंदर जो हमने आइडियल गैस के पार्टिकल्स माने हैं, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। हमने ये जो पार्टिकल्स लिए हैं मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मोनो एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे मोनो का मीन्स होता है सेम, एटॉमिक मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं सबका शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या है, सेम है। इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये पार्टिकल नॉन रिलेटिव है। नॉन रिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्पीड से कम स्पीड से मूव करेंगे। उसके बाद हमने आइडियल गैस लिया है या परफेक्ट गैस लिया है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो पार्टिकल है वो नॉन इंटरेक्टिंग है और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल की जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी। और उसके बाद ये जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम टू थिंग्स के बीच में, दो चीजों के बीच में अगर डिफरेंशिएट कर सके उसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल। अब हमने यहाँ पे बोला था पार्टिकल कैसे हैं, हमारे पास मोनो एटॉमिक, इनका शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या है, सेम है। और अब हम बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है वो डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है, हम यहाँ पे पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं इनके मोमेंट के बेस के ऊपर। कुछ पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, कुछ y में और कुछ z के अंदर मूव कर रहे होंगे। मीन्स हम यहाँ पे पार्टिकल को लेबल करके बता सकते हैं कितने पार्टिकल, कुछ मीन्स इनकी जो मोमेंट है और इनका जो डायरेक्शन है उसके बेस के ऊपर हम इन पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, पार्टिकल आर मोनोएटॉमिक और पार्टिकल आर नॉन रिलेटिविस्टिक एंड नॉन इंटरेक्टिंग, मीन्स इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जो पार्टिकल होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की एनर्जी कितना होगी। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होगी हमारे पास p²/2m क्या हो जाएगी हमारे पास एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2m v²। अब अगर मैं इसको m से ही मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड करवा दूं तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, p²/2m आ जाएगी। तो अब आगे हमने यही बता रखा है, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एनर्जी क्या होगी पार्टिकल्स की, p²/2m। अगर मैं यहां से p की एनर्जी निकालना चाहूं तो p की एनर्जी क्या आ जाएगी, यहां से √2m, यहां से p की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने ये जो सिस्टम माना है, सबसे पहले हम इस सिस्टम का क्या पता करेंगे,
एंट्रोपी पता करेंगे। और एंट्रोपी पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती हैं उसका पता होना चाहिए। और जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है हमारे पास, S इज इक्वल टू K log W। W क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो सबसे पहले तो हमें इस सिस्टम का एंट्रोपी पता करना होगा, और एंट्रोपी पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, W पता होना चाहिए। W क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सिस्टम का क्या पता करेंगे, एंट्रोपी पता करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम का एंट्रोपी पता करेंगे, और एंट्रोपी पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट। और फेज स्पेस इन माइक्रोस्पेस का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है फेज स्पेस इन माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट के अंदर जो फेज स्पेस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने W क्या है, माइक्रोस्टेट, और N क्या है, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन DQF और इंटीग्रेशन DPF और डिवाइड बाय H की पावर F। अब जो DQ है ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, और DP क्या है, मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है, और F क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, उन पार्टिकल को कितनी फ्रीडम है, कितनी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर सकते हैं। N नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था। जो वॉल्यूम का मतलब बताया था वो क्या था, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3N लिखेंगे। तो अगला जो स्टेप होगा उसमें हम F की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 3N रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होंगे, N नंबर ऑफ पार्टिकल के 3N। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही किया, जो F है उसको 3N से क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल गामा बाय H की पावर 3N। डेल गामा क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। अगर मैं ये यहाँ पे ये रख लूं, इसको नीचे वाले को हटा दूं, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है। और वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल गामा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो DQ की पावर 3N है, इसको हम एक मेथड से और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं D की पावर 3N को इंटीग्रेशन DQ1 DQ2 और सो ऑन DQ3N। सेम एज इट इज मोमेंटम को भी हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में DP1 DP2 DP3N, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। DQ क्या है यहाँ पे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, और DP क्या है यहाँ, सॉरी DQ यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और DP हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो हम ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ DQ की पावर 3N, या फिर ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखेंगे अब। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ DQ की पावर 3N, और जो 3 है, इस 3 का मतलब क्या होगा, पार्टिकल हमारे पास x डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, y में भी मूव कर सकता है, और z डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकता है। और x y z को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DQ की पावर 3 को इसको लिख सकते हैं हम V, क्योंकि x y z तीनों डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन मिलते ही हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है, और उसकी पावर क्या है, N है। तो इस फैक्टर को लिख सकता हूं मैं V की पावर N लिख सकता हूं। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, और ये जो इक्वेशन है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे DQ की वैल्यू निकालेंगे, DP की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। DQ की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, DP की पावर 3N की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ DP की पावर 3N, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, DP1 DP2 सो ऑन DPN, सॉरी DP की पावर 3N। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोई भी हमें कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं, और उस कोऑर्डिनेट के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, सपोज दैट हमने कोई भी एक्स वाई जेड या कोई भी एक कोऑर्डिनेट मान लिया, और उस कोऑर्डिनेट के लिए जो वॉल्यूम होगा वो क्या वॉल्यूम होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास डी कोऑर्डिनेट है, तो डी कोऑर्डिनेट के लिए जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई की पावर d/2, ये आपको याद रखना है, और r की पावर d डिवाइड बाय d/2। और यहां पे ये जो r है ये क्या है, रेडियस है। ये तो है
ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये डी कोऑर्डिनेट के लिए निकाला है। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो डी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी को रिप्लेस कर देंगे 3n से, और जो r है इसको रिप्लेस कर देंगे हम p से, यह इसको हम p से रिप्लेस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं पाई की पावर d की जगह क्या रखेंगे हम 3n/2, और r को रिप्लेस कर देंगे किससे, p से, और p की पावर कितना है d किसके बराबर है 3n, ये 3n डिवाइड बाय d की पावर 3/2 मतलब 3n/2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी dp की पावर 3n और इंटीग्रेशन, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर जो 4 हमने यहाँ पे निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है हमारे पास, ये है। इक्वेशन नंबर 2 में हमने dq का वैल्यू निकाल लिया, dp का वैल्यू निकाल लिया, जो भी वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास क्या आएंगे वो भी हम देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद ये टर्म आ जाएगी। हमने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें dq की वैल्यू पुट की, dq की वैल्यू क्या थी हमारे पास v की पावर n थी, और dp की पावर 3n की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो वैल्यू हमने ये निकाली है। एक सेकेंड, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे भी फैक्टोरियल आएगा, और ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब ये जो वैल्यू आई है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारी एंट्रोपी वाली इक्वेशन थी, एंट्रोपी वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, S इक्वल टू K log W। तो ये जो W की वैल्यू है अब हम इस टर्म के अंदर पुट करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये W की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वैल्यू पुट करने से पहले एक बार ये वैल्यू यहाँ पे रहती थी, तो इसको हमने ये जो इक्वेशन नंबर 2 थे इसमें ये वैल्यू भी थी, तो ये वैल्यू भी आएगी इक्वेशन के अंदर। और ये जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमने यहाँ पे p की वैल्यू निकाली थी। तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर अगर मैं p की वैल्यू पुट कर दूं तो p की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आएगी वो देखते हैं, और बाद में हम इस एंट्रोपी वाली टर्म के अंदर इसको पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, कोई चेंज नहीं है। हमारे पास जो p की वैल्यू है, p की जगह हमने ये 2me पुट कर दिया, और उसकी पावर की क्या थी 3n/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आई है, इस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के अंदर माइक्रोस्टेट को एंट्रोपी वाली टर्म के अंदर पुट करेंगे। तो ये क्या थी K log W, और ये जो W की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमने W की वैल्यू पुट करी, और पुट करने के बाद ये टर्म आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये जो K log n है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इसकी पावर भी, पाई की पावर भी क्या है 3n/2, और इस टर्म की पावर भी क्या है 3n/2, और तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा vn, v की पावर n, और ये क्या है 2 पाई की पावर भी इतना ही है 2 पाई m e, और इसकी टोटल की पावर कितना हो जाएगा 3n/2। और अगर मैं h को यहाँ से h स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा h स्क्वायर, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 3n/2 हो जाएगी, और डिवाइड बाय 3n/2 और इसका फैक्टोरियल, ये टर्म आ जाएगी। ये मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पाई की पावर भी क्या है 3n/2, और इस टर्म की पावर भी क्या है 3n/2, h की पावर क्या है 3n, इस टर्म को हम ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ पे, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। और बस यही चेंज किया, और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। और बाहर हमारे पास क्या है K log n। अब ये जो K log है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक बार तो Vn के साथ और एक बार इस टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमें मिल जाएगा यहां से S इक्वल टू K log Vn, और ये तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई था, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा K log 2 पाई m e
डिवाइड बाय एच स्क्वायर, और टोटल की पावर क्या है हमारे पास 3n/2, और डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड में है हमारे पास 3n/2 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, अगर इसके अंदर हम log m-n लगा दें तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं हम log इंटू दिस टर्म माइनस log इंटू दिस। मीन्स इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं k log और 2πme और डिवाइड बाई एच स्क्वायर और इसकी पावर 3n/2, और माइनस में माइनस log इंटू ये वाली टर्म हम यहां पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी और इसके ऊपर log m-n अप्लाई करेंगे या फिर log m/n अप्लाई करेंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास, तो ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसमें ये फैक्टोरियल वाली टर्म है तो यहां पे हम स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। और स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होती है हमारे पास, log x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x log x माइनस x, और दूसरा ये पावर है वो किस में है, log में है, तो ये पावर को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, ये जो n है ये भी आगे आ जाएगा और ये जो 3n/2 है इसको भी हम आगे लेके आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और यहाँ पे ये जो पावर है इसको आगे लेके आएंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर आगे लेके आएंगे तो n k log v प्लस k log, और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी तो क्या जाएगा 3n/2 k log 2πme डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस, यहां पे अब स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसके ऊपर। तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या जाएगा इसके ऊपर, यह आ जाएगा k को हम बाहर रखते हैं और यह आ जाएगा 3n/2 log 3n/2 माइनस 3n/2, ये आ जाएगा इसके ऊपर स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो माइनस है इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस में हो जाएगी और ये टर्म किसके अंदर हो जाएगी, प्लस के अंदर हो जाएगी। उसके बाद ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में से क्या करेंगे हम 3/2n के कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद इस पार्ट में से और इस पार्ट में से जब कॉमन निकालेंगे तो ये वाला जो फैक्टर है वो एज इट इज आ जाएगा। इसमें से कॉमन निकाल के लिखेंगे तो ये 3/2n के कॉमन आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज, और प्लस में 3n/2 ये आ जाएगा। अब इस फैक्टर को अगर हम सोल्व करें, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 2 × 2 4 आ जाएगा। बाकी का जो फैक्टर है वो एज इट इज रहेगा, बाकी की टर्म एज इट इज रहेगी। ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस में ये टर्म एज इट इज। ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास फाइनल एंट्रोपी है, फाइनल एंट्रोपी। इसके बाद हमें इंटरनल एनर्जी पता करनी है और इंटरनल एनर्जी पता करने के लिए हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, जो हम पहले बता चुके हैं स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पता करेंगे अब इंटरनल एनर्जी। हमने सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी निकाल लिया, अब हम सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उस इंटरनल एनर्जी को पता करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिकल जो टेम्परेचर होता है, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर क्या होता है 1/τ इक्वल टू करली S बाय करली E। S की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली, ये हमारे पास S की वैल्यू है। अब ये जो S की वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे S की वैल्यू पुट करेंगे और उसका E के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से टो की वैल्यू निकालनी है, टो क्या है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, अगर टो की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, एक सेकेंड, जो लास्ट टाइम आया था वो क्या था हमारे पास 1/τ इक्वल टू करली E बाय करली S बाय करली E। अगर हम यहाँ से टो की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, टो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 बाय, इसको लिख सकते हैं हम ds बाय dE। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे S की वैल्यू पुट करूं, जो एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, उस एंट्रोपी का E के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये लिख दो यहाँ पे क्या है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है।
अब h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू ये है, और इस वैल्यू का ये जो h की वैल्यू है इसका e के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद, तो ये हमारे पास एंट्रोपी है, इसका अगर हम ई के रिस्पेक्ट में कर ली एस बाय कर ली ई करें है इसका, तो ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, और ये वाली जो टर्म है ये भी क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी। और इस टर्म का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास इस टर्म का, तो ये आ जाएगा 3/2 एन के लॉग, आप लॉग के इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 1/4 पाई एम ई, और ये आ जाएगा हमारे पास 3n एच स्क्वायर। और तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा जब हम इसका जो डेरिवेटिव करेंगे के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, ये वाली जो टर्म है 4πm से 4πm कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टो इक्वल टू ई बाय 3/2 एन के, और ई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, ये यहाँ पे एक लोग आएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी हमारे पास, और ये टर्म बच जाएगी, और ये सब किसके इक्वल था, टो के इक्वल था। और ई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई इक्वल टू 3/2 एन के और इंटू में टो टेम्परेचर। अब ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, कुछ भी नाम दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया इसको। और ये क्या है हमारे पास, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मोनो एटोमिक गैस, जो मोनो एटोमिक गैस है उसके लिए हमारे पास ये क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई। अब ये जो ई की वैल्यू आई है, इसको हम जो फाइनल एंट्रोपी वाली हमने जो वैल्यू निकाली थी, फाइनल एंट्रोपी हमारे पास ये आई थी, तो यहाँ पे ये जो ई की वैल्यू आई है वो हम फाइनल एंट्रोपी वाले रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम फाइनल एंट्रोपी में पुट करेंगे, और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद, ई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने किया क्या है, जो फाइनल एंट्रोपी की हमने जो इक्वेशन निकाली थी, इस ई की जगह पे हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जो कैंसिल हो रहा है उस टर्म को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, और बाकी को एज इट इज लिख देंगे। तो ये 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी की जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। तो ये हमारे पास फाइनल एंट्रोपी आ जाएगी। अब ये जो एंट्रोपी की जो इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है एंट्रोपी के लिए, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए इसको आगे चल के मॉडिफाई किया था, जो गिब्स पैराडॉक्स नाम का जो टॉपिक है उसमें चल के हम इसको मॉडिफाई करेंगे। थैंक यू।